Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope so all of you are doing well. Welcome back to Desert Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing videos regarding mental health issues and the topic related to daily psychology. Myself, Arush Shehbaz. The topic that I am going to represent today is about family and intimate relationships. Basically, आज के टॉपिक का हम एक ओवरव्यू लेते हैं. तो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे द फैमिली स्ट्रक्चर एंड हाउ द फैमिली स्ट्रक्चर इफेक्ट डिफरेंट पीपल डिफरेंटली एंड द इंटीमेट रिलेशनशिप्स का किस तरह से हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप मैरिज कपल बॉन्ड सेम सेक्स मैरिजेस और लेस्बियन मदर्स और इस तरह से ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करते हुए जानेंगे कि किस तरह से हमारे फैमिली इंटीमेट रिलेशनशिप किस तरह से रिलेट करते हैं और किस तरह से ये अफेक्ट आउट करते हैं किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ को. तो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे इट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप फैमिली स्ट्रक्चर. हम बेसिकली फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे दैट किस तरह से चेंजिंग आ रही है हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में और सोशल कॉन्टेक्स्ट में दैट इज़ अफेक्टिंग आवर रिलेशनशिप्स. So the slide is saying that the developed countries many trends have affected families in recent year. वो कह रहे हैं अभी मौजूदा साल में कुछ इस तरह के ट्रेंड्स आए हैं जिन्होंने फैमिलीज़ को बहुत अलग तरीके से इफेक्ट आउट किया है. लाइक ख़वातीन का ज़्यादा काम करने लग जाना, उसके अलावा फर्टिलिटी रेट्स में डिक्लाइन आना, या इसके अलावा कुछ ब्लेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर्स का आना या पॉपुलेशन का एजिंग की तरफ जाना और डिवोर्स रेट्स का इंक्रीज़ होना. और इस तरह से ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जब तब्दीलियाँ आई हैं और बच्चों का जो है ज़्यादा तादाद में पैदा होना या वेडलॉक के थ्रू, तो बेसिकली जितने भी चेंजिंग हमारे इन्वायरमेंट में आए उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर्स को एक अलग तरीके से इफ़ेक्ट आउट किया है. उसके अलावा क्या है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द फैमिली एंड द वे इट वर्क्स आर ड्रामेटिक. कह रहे हैं जिस तरह से ये चेंजिंग आए अब हमारे पास हमारी सोसाइटी में उस तरह से ही हमारी जो फैमिली है और उनके काम करने के तरीके हैं और उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो भी अफेक्ट आउट हुआ. फॉर एग्जाम्पल द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वुमेन विद यंग चिल्ड्रन हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स. वो कह रहे हैं पिछले 30 सालों में क्या हुआ जिस तरह से ये चेंजेस आते गए अब जो वर्किंग वुमेन है उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है जबकि उनके बच्चे छोटे होते हैं लेकिन उन्हें कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है. इस तरह से हार्डी ने 1999 में एक चीज़ नोटिस की और उसने बताया दैट वुमेन हैज़ ऑलवेज हैड टू कंबाइन पेरेंटहुड विद अदर वर्क बट दैट वर्क यूज्ड टू मेनली इन एंड अराउंड द होम. Now, for a majority of the women, employment means leaving their children with others and to the workplace that is completely separate from the others. Basically, क्या उसने नोटिस की कि आज से पहले क्या होता था कि जो ख़वातीन थी वो काम तो करती थी लेकिन क्या होता था कि वो किसी अपने नियर बाय होम के काम करती थी या जहाँ पे उनके बच्चे उनके साथ हो सकते थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ क्या हुआ कि अब ट्रेंड कुछ इस तरह से चल गया है कि अब ख़वातीन को अपने घर से बहुत दूर निकल के रोज़ी के लिए खाने के लिए या अपनी बेसिकली फाइनेंशियल नीड्स पूरे करने के लिए अपने घर से काफ़ी दूर जाके काम करना पड़ता है. और इससे क्या होता है कि बेसिकली उनके बच्चे भी उनसे दूर होते हैं और उनकी फैमिली भी और ओवरऑल फैमिली स्ट्रक्चर भी इफ़ेक्ट होता है. जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट द कपल बॉन्ड. और इंटीमेट रिलेशनशिप में हम इस कपल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट द लव. सो बिगनिंग इन द एडोलेसेंस अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन फॉर्मिंग कपल बॉन्ड्स. वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप एडोलेसेंस की तरफ मूव करते हैं चाइल्डहुड से तो सबसे ज़्यादा किसी भी पर्सन की एनर्जी वो किस चीज़ पे देता है कि वो कुछ इस तरह का इंटीमेट बॉन्ड फॉर्म करे जहाँ पे कोई उसका पर्सन हो कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप हो दो लोगों के दरमियान जहाँ पे वो अपनी नीड्स बता सके या अपनी इस तरह से फीलिंग्स के साथ शेयर कर सके. So, such relationships are not only important in meeting needs for intimacy and companionship, but often provides the basics for the formation of families. कह रहे हैं ना सिर्फ अब जो ये बॉन्ड होते हैं ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप किसी से कंपेनियनशिप दोस्ती मुहैया कर सकें या इस तरह से एक साथी आपको मिल सके और आप उससे फीलिंग शेयर कर सकें, बल्कि इसको लेटर टाइम में आप फैमिली की फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इंडीड फॉलिंग इन लव विद द राइट रोमांटिक पार्टनर इज़ वाइडली हेल्ड इन मैनी वेस्टर्न कल्चर्स. अब कह रहे हैं कि इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी सही इंसान के साथ लव में जाएं ताकि आप उसके साथ एक प्रॉपर फैमिली स्टार्ट कर सकें और उनके फिर बच्चों और एक पूरी प्रॉपर किस्म की वो ज़िंदगी गुजार सकें. साइकोलॉजिस्ट हु हैव स्टडीड लव आर्ग्यू दैट पीपल ऑफ एनी एज एथनिक ग्रुप कल्चर और जेंडर आर कैपेबल ऑफ पैशनेट रोमांटिक लव. अब कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया इस फिनोमेना को स्टडी किया. वो कहते हैं कि किसी भी उम्र का इंसान किसी भी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाला किसी भी जेंडर का इंसान पैशनेट और रोमांटिक लव का कैपेबल हो सकता है. दैट इंटेंस फीलिंग्स ऑफ लॉन्गिंगनेस फॉर यूनियन विद अदर पर्सन दैट आर dominate an individual's emotion. Indeed, cross-cultural work suggests that few differences across ethnic and gender group is reported intensity of passionate love.
अब आगे क्या हुआ, हार्टफील्ड ने और रेप्सन ने क्या किया, 1987 में स्टडी की, तो उनका ये कहना था कि बेशक ये बात ठीक है कि हर पर्सन किसी भी जेंडर, किसी भी एथनिक ग्रुप का या किसी भी एज का पर्सन कैपेबल हो सकता है पैशनेट लव का, लेकिन उनका ये कहना था कि कुछ ना कुछ एथनिक और जेंडर डिफरेंसेस डिफरेंट एरियाज़ में आपको देखने में नज़र ज़रूर आएंगे इस फिनोमेना में। ओके, तो अब हम प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू रखते हुए बात करते हैं। सो इट इज थिंक दैट कल्चरल एक्सपेक्टेशंस सराउंडिंग फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी में शेप वुमेन एंड मेन बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड आइडियल डिफरेंटली रिस्पेक्ट टू लव। बेसिकली वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कल्चर टू कल्चर जब डिफरेंस आता है, मस्कुलिनिटी का फिनोमेना आता है, फेमिनिटी का फिनोमेना आता है, तो जो खवातीन और मर्द का बिहेवियर होता है या एक्सपीरियंस होते हैं या जो भी आइडियल्स क्रिएट किए होते हैं, उनकी जो नॉर्म्स होती हैं रिगार्डिंग लव, वो डिफरेंटली वेरिएट करती हैं। Some researchers have found that, for example, that men who hold strongly an ideology that they should be masculine do not fit comfortably into intimate, affectionate relationship with women. अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स ने जब स्टडी किया इस फिनोमेना को और रिसर्चेस कंडक्ट की, तो उन्होंने बोला कि वो मर्द हजरात जो ज़्यादा मस्कुलाइन करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनमें अब क्या होता है कि वो किसी भी खातून के साथ इतना ज़्यादा अफेक्शनेट किस्म का और रोमांटिक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, बिकॉज द मैन मस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी, क्योंकि जो मैन मस्कुलिनिटी की जो आइडियोलॉजी है जिस मर्द हजरात में, तो बेसिकली क्या होता है, वो कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं अपने दिमाग में दैट अ गाय विल लूज रिस्पेक्ट इफ़ ही टॉक्स अबाउट हीज प्रॉब्लम। लाइक अगर एक मर्द अपने मसलों के बारे में बात करेगा तो वो अपनी इज्जत खो देगा, और इस तरह से मस्कुलाइन डिफरेंट किस्म के उनके थॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी पर्सन के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बना पाते और उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। And was related to having more sexual partners the previous years, a less intimate relationship विद देयर फीमेल पार्टनर्स। बेसिकली क्या होता है कि जो इनके अंदर ये मैन आइडियोलॉजी होती है, मस्कुलिनिटी की आइडियोलॉजी होती है, वो उनको इतना स्ट्रबन बना देती है, इतना सख्त बना देती है दैट दे डोंट वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स विद द वुमेन। और इससे क्या होता है कि फिर उनका जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, द अदर सेक्शुअल पार्टनर होता है, और जो उनका रिलेशनशिप होता है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट आउट होता है। और ब्लैक एंड स्टेंस एंड क्यू ने बेसिकली ये स्टडी कंडक्ट की थी 1993 में। अगर ओवरऑल हम भी देखें तो हमारे माशरे में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आती है दैट हम लोग मेल से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और मेल को बेसिकली हम मस्कुलाइन बनाने के लिए इस तरह से कहते हैं कि भाई तुमने अपने मसले मसाइल नहीं बताने, तुमने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी, तुम इस तरह से नहीं करना। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो उनकी फीमेल पार्टनर होती है ना, उनके साथ वो कोई बहुत अच्छा बॉन्ड बना नहीं पाते, और फिर उनसे प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, और उनके साथ एक इंटीमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी उनका इफेक्ट आउट होता है, और एक इतना अच्छा रिलेशनशिप भी उनका देखने में नहीं आता। Okay, so now we will move toward our next topic, that is power, influence and equality in couple relationship. अब हम इस फिनोमेना को स्टडी करेंगे कि पावर, इन्फ्लुएंस और इक्वालिटी का बेसिकली एक कपल के रिलेशनशिप में क्या अहमियत और क्या रोल प्ले करती हैं ये तीनों चीज़ें एक कपल के रिलेशनशिप में। ओके, सो किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड से हमें कंटिन्यूस सीरीज ऑफ डिसीजन, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने पड़ेंगे, तभी एक रिश्ता स्मूथली चलेगा, जबकि दोनों पार्टनर एक दूसरे की नीड्स को प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अदरवाइज रिश्ता एक स्मूथली चल नहीं सकता। और वो कह रहे हैं इट इज़ इनवाइटेबल द इशू ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड इक्वलिटी फिगर द वे रिलेशनशिप फंक्शन एंड द पीपल सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि अब ये जो रोल है हमारे पास पावर का, इन्फ्लुएंस का और इक्वलिटी का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी कपल के रिलेशनशिप में, क्योंकि वो उनकी जो रिलेशनशिप की सेटिस्फेक्शन है ना, उसको बेसिकली मैटर आउट करता है। वो कह रहे हैं लेकिन इस जो पावर वर्ड है, इससे आप क्या अज्यूम करते हैं कि जो लफ्ज़ पावर है, इसका असल में मकसद क्या और मतलब क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पावर का मतलब है किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना, या कुछ किसी भी एक पर्सन के पास इस तरह का, वो कहते हैं ना, राइट होना कि वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, उससे अपनी बात मनवा सके। तो इसको यहाँ पे बेसिकली वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप में पावर का फिनोमेना कह रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अ वाइडली एक्सेप्टेड थीम इन सोशल साइंस राइटिंग अबाउट वुमेन इन द फिलीपाइंस हैज़ ट्रेडिशनली बीन दैट द वुमेन इज़ द क्वीन ऑफ होम। कह रहे हैं जैसे कि हमारे पास फिलीपाइंस में खवातीन के ऊपर कुछ राइटिंग्स लिखी गई, जिनमें उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि जो खातून है वो घर की मलका है। तो कह रहे हैं ये जो वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, अब वो सर्टेनली है द इमेज दैट साउंड पावरफुल। कह रहे हैं जो ये एक इमेज क्रिएट होता है, इससे वो क्या एक पावर का इमेज क्रिएट होता है। और एंगुलर ने बेसिकली 1989 में इस चीज़ को स्टडी किया, और उसने इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया कि इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड हैं जो कि हमारे पावर को, इन्फ्लुएंस को शो आउट करते हैं। सेम गोज़ फॉर द मैन, इस तरह से ही हम कह सकते हैं मर्द घर का सरबराह है। तो क्या ये भी बेसिकली उसके इन्फ्लुएंस को या पावर को शो आउट कर रहा है। तो हमने ये पावर, इन्फ्लुएंस और इक्वलिटी तीनों चीज़ों को जब तक किसी भी रिलेशनशिप में मेंटेन नहीं करेंगे, वो इंटीमेट रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं हो सकता। Okay, so the next topic is about equity and the principle of least interest.
So they are saying that in heterosexual couple, an imbalance of power and equally means that the men dominates the relationship. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि हेटरोसेक्सुअल कपल में इम्बैलेंस जब पावर का क्रिएट होता है तो उसका मतलब यही होता है कि एक जो मर्द है वो किसी भी रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रहा है। वो कह रहे हैं अब इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सोशल साइकोलॉजिकल कुछ थ्योरीज़ हैं अबाउट द इंटरपर्सनल पावर, इक्विटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट। जब तक हम इन थ्योरीज़ को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे किस तरह से जो हमारे पास पावर है वो रोल प्ले कर रही है किसी भी रिश्ते में बेहतरी के लिए या ख़राब करने के लिए। सो बेसिकली क्या है कि देखने में ये आता है कि ज़्यादातर ओवरली वाइडली जो कपल्स होती हैं अपने रिश्ते को किस तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं कि उस चीज़ को वो मानते हैं कि कौन सी चीज़ फेयर है और कुछ इस तरह के रूल्स होते हैं वो उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं जो उनके लिए वो फेयर समझते हैं, जिनको वो ठीक समझते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ज़रा ये चीज़ देखने को बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। वहाँ पे लोगों ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है अपने रिश्ते को जज करने का, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी बेसिकली क्या है वहाँ पे, द बैलेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन टू एंड बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। लाइक उन्होंने एक इक्विटी का फिनोमेना क्रिएट कर लिया वहाँ पे, दैट दे आर सेइंग कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द कंट्रीब्यूशंस के कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रिश्ते में और कितना ही उस रिश्ते से वो बेनिफिट हो रहे हैं। तो वो अपने रिश्ते को एवेलुएट करने के लिए द फिनोमेना ऑफ इक्विटी को इस्तेमाल करते हैं in evaluating how relationship that are rate with their contribution and whether their own ratio of benefit to the contribution equivalent to their partner ratio। और वो क्या देखते हैं कि जितनी कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं किसी भी रिश्ते में क्या उनके पार्टनर भी उसी रिश्ते में उतनी ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या नहीं। इन अदर वर्ड्स ईच पार्टनर आस्क हिम और हर सेल्फ दैट आई एम गेटिंग एज मच एज आउट ऑफ अ रिलेशनशिप दैट आई एम पुटिंग इनटू इट। लाइक उसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टनर हैं वो अपने आप से पूछते हैं कि क्या मुझे उतना बेनिफिट हो रहा है इस रिश्ते से जितना मैं इसमें एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, एंड am I getting the same level of return of any investment in the relationship। और क्या जितना मैंने एक रिश्ते में इन्वेस्ट किया मुझे भी उतना अपने पार्टनर से मिला भी है या नहीं। पार्टनर हु लिव देयर रिलेशनशिप इज इक्विटेबल टेंड टू फील सेटिस्फाइड। वो लोग जिनके रिश्ते में इक्विटी होती है वो क्या कहते हैं कि उन लोगों को बेसिकली अपने रिश्ते से सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। ऑन द अदर हैंड वो लोग जो अपने रिश्ते में इक्विटी महसूस नहीं करते तो वो क्या महसूस कर रहे होते हैं, डिससेटिस्फेक्शन होती है उनके अंदर। और मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल नहीं उनमें होता और उनका जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं चलता। अब इंटीमेट रिलेशनशिप में और फैमिली स्ट्रक्चर में आगे मूव करते हुए हम अब मैरिज के ऊपर बात करेंगे, दैट लीगलाइजिंग दैट कपल बॉन्ड। जो हमारे अंदर कपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है अब हम उसको एक लीगलाइज, एक लीगल रिश्ता, एक नाम देंगे जिसको हम कहते हैं मैरिज। तो इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं और मैरिज के बारे में क्या लोगों के ख्यालात हैं, क्या तस्वुर हैं और किस तरह से मैरिज उनकी लाइफ को इफेक्ट आउट करती है और वो मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। इट इज़ सेड दैट इन द यूनाइटेड स्टेट द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स हु आर मैरिड हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर डिकेड्स। वो नेशनल मैरिज प्रोडक्ट 2012 ने एक स्टडी कंडक्ट की। उन्होंने बोला कि यूके में, यूएस में बेसिकली क्या हुआ कि जो मैरिज की परसेंटेज थी लोगों की अडल्ट्स में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हाउएवर मैनी यंग अडल्ट्स प्लान टू मैरी। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ यंग अडल्ट्स हैं जो कि अब प्लान टू मैरी में आ रहे हैं एंड दे कंसीडर मैरिज एज एन इम्पोर्टेंट फिनोमिना। और वो मैरिज को बहुत एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना कंसीडर करते हैं और उनका कहना है कि मैरिज, एक गुड मैरिज और एक अच्छी लाइफ होने के लिए, एक अच्छी फैमिली होने के लिए जो मैरिज होना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। देन पीपल में हैव वेरी आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ व्हाट मैरिज विल बी लाइक। वो कह रहे हैं मैरिज के बारे में लोगों के बड़े आइडियलिस्टिक व्यू होंगे और वो जो है इसके बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। इन वन सर्वे, एक सर्वे में 94% ऑफ नेवर मैरिड यंग अडल्ट्स मेल एंड फीमेल एग्री दैट व्हेन यू मैरी योर स्पाउस विल बी योर सोलमेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। वो कहते हैं कि एक सर्वे में ये देखने में आया कि 94% इस तरह के जो यंग अडल्ट थे जिन्होंने कभी शादियाँ नहीं की या उनकी शादी नहीं हुई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो इस चीज़ बात पे एग्री करते हैं कि जब आप शादी करते हैं तो आपका स्पाउस आपका सोलमेट होता है और आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी आपकी लाइफ में। एंड द मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे फाउंड दैट स्पेशल समवन व्हेन दे वर रेडी टू मैरिज। और इनमें से जो सारे लोग थे वो इस बात पे भी एग्री करते थे कि जब वो अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जिसको, जो उनका सोलमेट होगा और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा या फॉरमोस्ट होगा। ओके, सो अब जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट सेम सेक्स मैरिजेस, के किस तरह से ये किसी पर्सन की लाइफ को इफेक्ट आउट करती हैं और किस तरह से लोगों ने इस चीज़ को अप्रूवल करवाने के लिए स्ट्रगल की हमारे माशरे में। बेशक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बट ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पे अभी अप्रूव हो चुकी हैं। और इसका क्या रोल है फैमिली में, फैमिली स्ट्रक्चर में और इंटीमेसी में।
सोनीना बेहार एंड जिनोरा डेनेल बेसिकली दो लेस्बियन कपल थे। वो एक दूसरे से फर्स्ट साइड पे उनमें प्यार हुआ और फिर क्या हुआ, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे मुआए के हमारे पास माउंटेन्स पे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी मैरिज एप्लीकेशन परफॉर्म की और मैरिज के लिए लाइसेंसिंग के लिए उन्होंने बेसिकली एक पटिशन दायर की हमारे कोर्ट में, तो बेसिकली क्या हुआ कि उनकी जो ये पटिशन थी या लाइसेंसिंग के लिए वो क्या होगी, डिनाई हो गई। और इससे फिर क्या हुआ, उन्होंने इस जो उनका डिसीजन था उसके खिलाफ उन्होंने एक केस कर दिया हवाई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पे। और फिर देखने में आया दिसंबर 1996 में 5 ईयर की ये जो बैटल थी, स्ट्रगल के बाद जज ने क्या किया कि रूल आउट कर दिया इस चीज़ को और उन्हें जो है लाइसेंस दे दिया गे और लेस्बियन की मैरिज का। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद ये रूलिंग आउट के बाद भी जो है हमारे पास ये पिटिशन थी पेंडिंग रही और चलती रही चलती रही चलती रही। और उसके बाद बेसिकली बात पहुंच गई हमारे 1998 के इलेक्शन, वोटिंग इलेक्शंस हुए, वोटर्स के पास ये बात आ गई। हालांकि यूनाइटेड स्टेट में ये चीज़ अप्रूव हो चुकी थी, गे एंड लेस्बियन मैरिज लीगलाइज कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए 1998 में बेसिकली कंडक्शन की गई इलेक्शन की वोटर्स में से अब क्या हुआ, 69% एंड 29% बेसिकली वोटर्स ने डिफरेंटली इसको वोट आउट किया। और देखने में क्या आया, जो यहाँ पे बेसिकली मेल और फीमेल थे, उनको उनके जो रिलेशनशिप थे, उनकी जो सेम सेक्स मैरिजेस थी उनको लीगलाइज तो किया गया, लेकिन सर्टेन राइट्स के साथ अमेंडमेंट हो गई उनके लॉ में। लेकिन उनकी जो मैरिज थी उसको लिमिटेड पावर दी गई और कुछ लिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर वो एक दूसरे से शादी कर सकते थे। और इन 2003 द मैरिज बिल वाज फाइनली साइन इनटू लॉ। और 2013 में उनकी कंटिन्यूस इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली जो है वो बिल है वो पास हुआ और उसको साइन किया गया और वो लॉ का हिस्सा बन गया। तो बेसिकली जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं जिन एरियाज़ में अलाउ हैं और जो उनके फिनोमेनाज हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं या कुछ भी हम कहें उस चीज़ को, तो वो भी एक इंटीमेसी को उनके इफेक्ट आउट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को इफेक्ट आउट करते हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि इसके बैकग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फैमिली एंड पेरेंटहुड, कि किस तरह से बेसिकली हमारी फैमिली का फिनोमेना और पेरेंटहुड की क्या अहमियत है। In many African and American communities, for example, the family extends beyond the individual household. Children are viewed in some ways as collective responsibility. 2004 में हमारे पास कर्टिन डम्पसन ने बेसिकली क्या किया, कहा कि बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे जो फैमिली है वो एक एक्सटेंडेड टाइप ऑफ फैमिली होती है जो कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड बच्चों के अलावा बेसिकली एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको समझा जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट, ग्रैंड पेरेंट रेदर देन पेरेंट्स आर केयरिंग फॉर मैनी चिल्ड्रन इन देयर फैमिलीज। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादातर ये देखने में नज़र आता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की रेयरिंग कर रहे होते हैं, केयरिंग कर रहे होते हैं फैमिलीज़ के अंदर। 2012 में यूनाइटेड स्टेट में देखने में आया कि 10% बच्चे ऐसे थे जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे थे और ये 1992 से 7% ज़्यादा था। 39% जो बच्चे थे उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स थे वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे। ये 2014 में एलिस एंड सिम्पसन्स ने बेसिकली स्टडी कंडक्ट की तो उन्हें ये मालूम हुआ। एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ फैमिली में इंक्लूड मोर देन द कलेक्शन ऑफ पीपल विद whom he or she shares a household or even extended family or community. In Asian country there is a strong tradition of relationship to ancestor who have died. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो फैमिली है वो ना सिर्फ कलेक्शन ऑफ पीपल है बल्कि उसके अलावा हमारे जो इमोशंस की शेयर होना बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स का एक दूसरे के साथ शेयर होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, इंडिविजुअल फैमिली भी हो सकती है और कम्युनिटी पे भी ये ग्रो कर सकती है। अब एशियन कल्चर्स में बेसिकली क्या देखने में नज़र आता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है हमारे पास जिसमें हम जो रिलेशनशिप है उसको एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं एंसेस्टर्स के साथ रिश्तों को जिनकी इवन डेथ भी हो चुकी हो। और वहाँ पे एक और ट्रेडिशन है बेसिकली कि लोगों का बिहेवियर जज किया जाता है कि उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, उनका एंसेस्ट्रल ग्रुप कैसा था, उनके आबाओ अजदाद के बिहेवियर्स कैसे थे या उनके आबाओ अजदाद की पर्सनालिटी कैसी थी, तो उनके बिहेवियर जो हैं वो इफ़ेक्ट आउट होते हैं उनके एंसेस्टर्स के जो प्रीवियस बिहेवियर उन्होंने किए होते हैं। फैमिली एंड पेरेंटहुड में अब हम दो बेसिकली इंपॉर्टेंट रिश्तों के बारे में बात करेंगे, मदर्स बॉन्ड विद देयर चिल्ड्रन एंड मदर डॉटर रिलेशनशिप।
तो बेसिकली क्या है कि मदर का जो बॉन्ड है एक बच्चे के साथ वो एक नेचुरल बॉन्ड होता है। और डिफरेंट जो हमारे पास स्टोरीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, डिफरेंट नैरेटिव्स हैं मदरहुड के बारे में। और ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो जो मदर का बॉन्ड है एक बच्चे के साथ वो एक बहुत नेचुरल किस्म का होता है, बहुत इमोशनल किस्म का होता है। और उनका अगर न्यू बॉर्न बच्चा इल भी हो जाए तो वो सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मदर की जो कहते हैं ना सर्वाइविंग पावर है, या मदर की अपने बच्चे को लेकर प्यार है, वो एक बहुत डिफरेंट किस्म का होता है। अच्छा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में अभी रिसेंट स्टडीज़ कंडक्ट की गई और उसमें देखने में आया है कि वो ख़वातीन या वो पेरेंट्स या वो मदर्स बेसिकली जो कि अपने बीमार बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं करती, या उनको मार देती हैं, या इस तरह से कुछ भी इन्फेंट्स के केसेस होते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के उन्होंने चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिए मदर्स के ऊपर। और क्या है, ताकि वो अपने बच्चों को बेसिकली अपब्रिंग करें और अच्छे से उनकी ब्रिंगिंग करें। तो ओवरऑल मदर्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप में जो वेरिएशन है वो कल्चर टू कल्चर भी आती है। और उसके अलावा भी वो इफ़ेक्ट आउट होती है कि मदर की मेंटल हेल्थ किस तरह की है, या वो किस तरह से एक बच्चे को परसीव कर रही है। और देन द नेक्स्ट थिंग इज़ मदर डॉटर रिलेशनशिप। तो हमें मालूम है कि जो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, या एक बच्ची है, एक डॉटर है, तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपनी मदर का लेती है। यही ओवरऑल स्टडीज़ में हमें बताया गया है कि अराउंड द वर्ल्ड कुछ स्टडीज़ की गई जिसमें देखने में ये नज़र आया कि जो ख़वातीन एम्प्लॉयड थी, वर्किंग वुमेन थी, उनकी जो बच्चियाँ थी, उनमें जो जेंडर ट्रेडिशनल रोल जेंडर का आना चाहिए उनकी बेटियों में, वो उस तरह से नहीं आया जिस तरह से एक नॉन एम्प्लॉयड जो खातून होगी उसकी बच्ची एक जेंडर रोल जैसे पिक करेगी। उसके अलावा ये देखने में नज़र आया कि जो एम्प्लॉयड मदर थी, उनके जो बच्चों का एजुकेशनल लेवल था वो बहुत हाई था, लाइक वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर रही थी, रेदर देन वो ख़वातीन जो कि वर्किंग वूमेन नहीं है। एक और स्टडी कंडक्ट की गई बिटवीन द एज ऑफ 24 टू 35 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन वुमेन। उसमें ये दिखाया गया कि वो बच्चियाँ जिनकी इनकी जो मदर हैं वो बेसिकली फेमिनाइन करेक्टर रखती हैं, फेमिनिस्ट अवेयरेंस है उनके अंदर, उनकी बच्चियाँ भी लेटर एजेस में या लेटर लेवल पे हाई लेवल ऑफ फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस उनमें होगी। और दोनों बच्चियों और माँ के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसमें भी आपको फेमिनाइन करेक्टर बहुत प्रोमिनेंट देखने को नज़र आएगा। तो बेसिकली क्या है कि किस तरह से जो साइकोलॉजी ऑफ पेरेंटहुड है, मदर डॉटर रिलेशनशिप है, उसमें वेरिएशन है। जिस तरह की मदर है, जिस तरह की मदर की साइकोलॉजी है, वो अपने बच्चे की अपब्रिंग भी उस तरह से कर रही है, और सेम साइकोलॉजी उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, सो जिस तरह से हमने एक मदर के बॉन्ड को डिस्कस किया है कि उसकी क्या अहमियत है किसी भी फैमिली में, वो क्या रोल प्ले कर रही है, और मदर की साइकी किस तरह से बच्चे को इफेक्ट आउट कर रही है, उस तरह से अब हम एक फ़ादर की बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, एक फ़ादर के रोल प्ले को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से एक बच्चे की साइकी को अफेक्ट कर रहा है। तो आज से 20 साल पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें ये देखने में नज़र आया कि चाहे कोई कंट्री डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, उसमें जो फ़ादर का रोल है बच्चे की केयर में वो ऑलमोस्ट सेम देखने में नज़र आ रहा है। अब क्या देखने में नज़र आया इस स्टडी में कि जो फादर फिगर है वो 1 घंटा से भी कम वक्त अपने बच्चे के साथ एक दिन में गुजार रहा है। 10 कंट्रीज थी टोटल जिन पे स्टडी कंडक्ट की गई, और उन पेरेंट्स के साथ कंडक्ट की गई स्टडी जिनके बच्चे 4 साल के ऑलमोस्ट थे। देखने में ये नज़र आया कि यूनाइटेड स्टेट और नाइजीरिया में 0.7 आवर्स एक एवरेज टाइम था जो कि एक फ़ादर अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहा था, जबकि चाइनीज़ फ़ादर जो अपने बच्चे के साथ डेली टाइम स्पेंड कर रहा था उसकी जो एक एवरेज लिमिट थी दैट इज़ 0.9 आवर्स अ डे। और जबकि हांगकॉन्ग में जो एक फ़ादर था वो 0.1 आवर्स अ डे अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहा था। जबकि ऑपोजिटली अगर देखा जाए सेम कंट्रीज़ में मदर्स जो थी उनका स्पेंड टाइम जो था अपने बच्चों के साथ 5.2 या 10.7 आवर्स के आसपास था। और ये जो एवरेज थी यूनाइटेड स्टेट की ख़वातीन में ज़्यादा थी कि वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती थी, जबकि बेल्जियम में ये लोअर थी। अब बेसिकली ये जो सारी स्टडीज़ हैं हमें बता क्या रही हैं, एक्सप्लेन क्या कर रही हैं कि जब एक फ़ादर फिगर अपने बच्चों को इतना कम टाइम दे रहा है, उनके साथ पूरे दिन में वो 1 घंटे से भी कम वक्त स्पेंड कर रहा है, तो क्या उस बच्चे पे इस चीज़ का अच्छा इफ़ेक्ट आएगा या नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा? आपको क्या इस बारे में लगता है? ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस को इस्तेमाल किया जाए, बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ का, क्योंकि जब वो फादर फिगर जो एक इम्पोर्टेंट फिगर है वो मिसिंग है, वो उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग ही नहीं है, वो फीलिंग्स ही एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे, और वो बता ही नहीं पा रहे अपनी नीड्स और वांट्स, तो क्या होगा, उनका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इफेक्ट आउट होगा। इसलिए यूजुअली बच्चों की बॉन्डिंग जो है अपनी मदर के साथ ज़्यादा देखने में नज़र आती है। हमारी कंट्रीज़ में भी अगर देखा जाए तो फादर फिगर के साथ बहुत ज़्यादा दूरी होती है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से जो उनकी बॉन्डिंग है उनकी मदर फिगर से ज़्यादा होती है, जबकि फादर फिगर से इतनी अच्छी नहीं होती। ओके, आज का लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट वुमेन हु डू नॉट हैव चिल्ड्रन। बेसिकली आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि उन ख़वातीन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या साइकी होगी, क्या इमोशंस होंगे जिनके बच्चे नहीं होते या उनकी औलाद नहीं होती। सो डेवलप कंट्रीज़ में ये देखने में नज़र आता है कि हेट्रोसेक्सुअल कपल्स इस तरह के कपल्स हैं बेसिकली, जो कि या तो बाय चॉइस बच्चा पैदा नहीं करते या फिर इनफर्टिलिटी उनको फेस करनी पड़ रही होती है।
और यूएस में एक स्टडी कंडक्ट हुई जिसमें देखने में आया कि हर 5 में से जो एक खातून थी, उसने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में एक भी बच्चे को बर्थ नहीं दी। उसको कोई भी बच्चा नहीं रहा पूरी लाइफ टाइम में। और सिमिलर पैटर्न फाइंड आउट हुआ हमें ब्रिटेन में देखने में नज़र आया कि वहाँ पे भी यही सिनेरियो फेस आउट हो रहा था। अब जो एटीट्यूड हैं लोगों के चाइल्ड पेयरिंग की तरफ अक्रॉस द कल्चर या पीरियड ऑफ टाइम, वो बेसिकली क्या हुआ, डेवलप होते गए। पहले कुछ अलग तरीके से परसीव किया जाता था बच्चे की पैदाइश को, और उसकी अहमियत कुछ और थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो बच्चा पैदा करना या एक बच्चे को बर्थ देना या उसकी डेवलपमेंट करना या उसकी तरबियत करना, उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी अहमियत को चेंज किया जाता रहा। हिस्टोरियंस ने नोट आउट किया दैट कॉलोनियल अमेरिका जब था, तो वहाँ पे जो चाइल्डलेस वुमेन थी, उनको या तो डिसअप्रूवल की नज़र से देखा जाता था या पिटी की नज़र से देखा जाता था, या कहा जाता था कि ये तो ज़िंदगी का एंड ही हो गया उनकी, कि अब उनकी औलाद नहीं है। 18th सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत दी गई, शादी को, बच्चों को, और बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया गया इस चीज़ को। और जो वहाँ पे चाइल्डलेस होते थे उस टाइम में 18th सेंचुरी में, उनको ये कहा जाता था कि उनकी लाइफ के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तभी उनकी औलाद नहीं है। अब जैसे जैसे लोग 20वीं सेंचुरी में आते गए, तो क्या चीज़ हुई कि जो बच्चों की पैदाइश थी उनका रेट ज़्यादा होता गया, और इस चीज़ को ये माना गया कि अगर कम बच्चे पैदा किए जाएंगे तो जो आपकी रेस है या जो आपकी कौमियत है या पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा बच्चों की पैदाइश होने लगी, सेव द रेस, अपनी रेस को बचाने के लिए। और वाइट मिडिल क्लास जो वुमेन्स थी वो ज़्यादा बच्चों को पैदा करने लगी, और इस तरह से जो बच्चों की अमाउंट है या ओवरऑल फैमिली का कॉन्टेक्स्ट है वो भी इंक्रीज़ होता गया। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट ऑन योर क्यूरीज। अगर किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी आपका सवाल है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।